हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू मैम। आप देख रहे हैं अंजू एग्जाम अकेडमी। दोस्तों, वर्तमान समय में हम लोग बीपीएससी तैयारी 4 टीजीटी पीजीटी जीएससी को टारगेट करके एनसीईआरटी कंप्लीट कराया जा रहा है। इससे पहले कक्षा 10th की इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी कंप्लीट करा दी जा चुकी है और वर्तमान समय में हम लोग एनसीईआरटी 11th की सेकेंड बुक की चैप्टर 2 को आज हम लोग कराएंगे। इससे पहले एक चैप्टर जा चुका है, आप उसको जरूर देखिएगा। और हम लोग टीचिंग जितने भी एग्जाम है उसको टारगेट करके ही बनाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। ओके। और चैप्टर 2 है भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी 1950 से 90 तक के समय की इंडियन इकोनॉमी के बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, यदि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। चलिए, अपना ये रहा पहला प्रश्न। बताइए, स्वतंत्रता के बाद भारत में किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था को अपनाया गया था? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रितवादी, साम्यवादी। और आप लोग बिल्कुल निफिक्र रहिएगा कि ये एनसीईआरटी कवर कराया जा रहा है। जी, एनसीईआरटी कवर कराया जा रहा है। तो क्या पेपर में आपका कहाँ से आता है? वहीं से आता है ना। हाँ, इसका और अपर लेवल पूछा जाता है तो मैं प्रश्न अपर लेवल का ही बनाई हूँ। कंसेप्ट उसका है, लेकिन एमसीक्यू जो है वो टीजीटी पीजीटी जीएससी बीपीएससी तैयारी 4 के लेवल का है। ओके, आप लोग कन्फ्यूजन में मत रहिए और जो पढ़ना है शिद्दत से पढ़िए। और बताइएगा कि 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ। बताइए, स्वतंत्रता के बाद भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को, मिक्स्ड इकोनॉमी को भारत में अपनाया गया था। यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों का विकास का अवसर दिया जाता है। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय प्राप्त करना था। प्रश्न नंबर 2, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1947, 1950, 1951, 1956। बताइए, ये प्रश्न बन चुका है। ठीक, तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब अपनाई गई थी? 1951 ईस्वी में। भारत में पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि विकास, सिंचाई और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना था। प्रश्न नंबर 3 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? प्रश्न दिया है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? उद्योग को, कृषि को, सेवा को, परिवहन को। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को महत्वपूर्ण प्राथमिकता दी गई थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच में चली थी और यह हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थे। हैरोड-डोमर मॉडल, और इसमें कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया था। प्रश्न नंबर 4 है, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हैरोड-डोमर मॉडल, महालनोबिस मॉडल, सोलू मॉडल, केन्स मॉडल। बताइए। प्रश्न नंबर 4, यानी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में भी पढ़ना है। पंचवर्षीय योजनाएं कितनी भारत में चलाई गई थी? तो भारत में पंचवर्षीय योजनाएं 12 चलाई गई थी और वर्तमान में पंचवर्षीय योजना की जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया है और 1991 से 51 से लेकर के 2017 तक चलाई गई थी। बताइए, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हैरोड-डोमर मॉडल, महालनोबिस मॉडल, सोलू मॉडल, केन्स मॉडल। तो देखिए, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित है और द्वितीय महालनोबिस मॉडल पर है। इसको ट्रिक से याद करिए, ट्रिक इसका बना लीजिए, इसमें कंफ्यूज होता है। प्रथम और द्वितीय का एक साथ ज्ञात करिए, दोनों का पहला अक्षर हमसे ज्ञात करेंगे ना, हमसे याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। हम मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोड-डोमर मॉडल और महालनोबिस मॉडल, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना भारी उद्योगों पर आधारित थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी और दूसरी 1956 से 1961 तक चली थी। ओके, तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कौन सा होगा? महालनोबिस, हम भूलिएगा नहीं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस द्वारा प्रस्तुत मॉडल पर आधारित थी। इसमें भारी उद्योगों और पूंजीगत उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था। प्रश्न नंबर 5 है, बताइए, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1947 में, 1949 में, 1950 में, 1952 में। बताइए, कब हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी
और पंचवर्षीय योजनाएं कब से शुरू हुई थी? 1951 से। इससे पहले एक प्रश्न बन चुका है, यही कंफ्यूजिंग होता है। योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की स्थापना 1950। पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1951 से। ऑप्शन सी सही होगा। यानी योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। इसका उद्देश्य था देश के संसाधनों का प्रभावी उपयोग करते हुए योजनाबद्ध आर्थिक विकास सुनिश्चित करना था। 2015 में इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। और जो योजना आयोग था ये पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए तैयार किया गया था। बताइए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र में को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? कृषि को, भारी उद्योग को, सेवा क्षेत्र को, पर्यटन क्षेत्र को? बताइए। प्रश्न नंबर 6। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को विशेष बल दिया गया था और प्रथम में कृषि पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1956 से 61 के बीच में चली थी। 61। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? से महालोनविस, पीसी महालोनविस मॉडल पे। यहाँ पे देखिए दिया गया है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में भारी उद्योगों एवं पूंजीगत वस्तुओं उद्योगों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। इसका उद्देश्य भारत को दीर्घकाल में औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना था। यह योजना पीसी महालोनविस पर आधारित थी। प्रश्न नंबर 7। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ मुख्यतः किस दशक में हुआ था? 1950 में, 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, 1980 के दशक में? भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ मुख्यतः किस दशक में हुआ था? प्रश्न नंबर 7। तो 1960 के दशक में हुआ था। ऑप्शन बी होगा। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1960 के दशक के मध्य में हुआ था। इसका उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना था। उच्च उपज वाली बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई और आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग से गेहूं और चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। और भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन है और विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉन्ग जी है। ओके, नॉर्मन बोरलॉन्ग। प्रश्न नंबर 8। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? देखिए वही प्रश्न आ गया। एमएस स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, बी.आर. अम्बेडकर, पीसी महालोनविस। किसे माना जाता है? टाइपिंग एरर हो गया है, आप लोग उत्तर तो देख ही लिए होंगे, तब भी कोई बात नहीं। बताइए, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एमएस स्वामीनाथन है, एमएस स्वामीनाथन जी हैं और विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉन्ग जी हैं। प्रश्न नंबर 9। भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? गेहूं उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, कपास उत्पादन से, गन्ना उत्पादन से? बताइए। तो भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन और यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 10। भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? प्रथम महालोनविस, हेरोडोमर मॉडल, सोलो लुइस मॉडल? बताइए। ट्रिक याद करिए प्रथम और द्वितीय का। ट्रिक को मतलब आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या मैं ट्रिक बताई हूँ। यहाँ पे प्रथम पूछा है, हम म, तो ये प्रथम, ये द्वितीय, तो हेरोडोमर मॉडल पे। और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 ईस्वी के बीच में चला था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी और ये भारी उद्योग और पूंजीगत वस्तु उद्योग से संबंधित था। तो ऑप्शन बी सही होगा, 10 का बी। और दोस्तों बता दें, ये जो सीरीज चलाई जा रही है बीपीएससी टीआरई 4, टीजीटी, पीजीटी, जेएससी, केवीएस, एनबीएस, जहां भी इकोनॉमिक्स पूछा जाता है उसको ध्यान में रख करके चलाया जा रहा है। आप लोग जुड़िए और अपने तैयारी को बेहतर करिए और हमें सपोर्ट करिए, हमें सपोर्ट की जरूरत है। ओके, और आप लोग जितना हो सके अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में इस लिंक को शेयर करिए ताकि जिसको जरूरत हो उसके यहाँ वीडियो हो जा सके। तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोडोमर मॉडल से प्रेरित थी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य क्या क्या था? देखिए, कृषि उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई का विस्तार करना, विभाजन के बाद उत्पन्न खाद्य संकट से देश को उबारना था। इसीलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना को क्या किया गया था? कृषि आधारित बनाया गया था। प्रश्न नंबर 11। भारत में औद्योगिक नीति 1956 का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि का निजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, विदेशी व्यापार को समाप्त करना, केवल निजी उद्योगों को बढ़ावा देना? बताइए। प्रश्न नंबर 11।
तो भारत में औद्योगिक नीति संकल्प 1956 का मुख्य उद्देश्य यही था कि सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार किया जाए। ऑप्शन बी सही होगा। यानी 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प को भारत की औद्योगिक नीति का आधार माना जाता है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र को प्रमुख भूमिका दी गई है तथा भारी एवं आधारभूत उद्योगों का विकास सरकार के माध्यम से करने पर बल दिया गया है। प्रश्न नंबर 12 है, भारत में लाइसेंस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण, विदेशी निवेश बढ़ाना, निजीकरण को बढ़ावा, आयात को बढ़ावा। प्रश्न नंबर 12 बताइए कौन सा उत्तर सही होगा? तो भारत में लाइसेंस का मुख्य उद्देश्य उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण। ऑप्शन ए सही होगा। यानी 1950 से 90 के दौरान अधिकांश उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य था। इसका उद्देश्य संसाधनों का संतुलित उपयोग एवं योजनाबद्ध औद्योगिक विकास सुनिश्चित करना था। बाद में इसे लाइसेंस राज कहा गया था। किस समय को? 1950 से 1990 के समय को क्या कहा गया था? लाइसेंस राज। भूलिएगा नहीं। लाइसेंस राज शब्द किससे संबंधित है? कृषि सुधार से, औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली से, बैंक राष्ट्रीयकरण से, हरित क्रांति से। लाइसेंस राज शब्द किससे संबंधित है? तो लाइसेंस राज औद्योगिकरण लाइसेंस प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन बी सही होगा। मुख्यतः लाइसेंस राज उस व्यवस्था को कहा जाता है जिसमें उद्योग स्थापित करने, उत्पादन बढ़ाने, विस्तार करने के लिए सरकारी अनुमति आवश्यक होते थे। 1991 में इस आर्थिक सुधार के बाद इस व्यवस्था में व्यापक ढील दी गई। प्रश्न नंबर 14 बताइए, भारत में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्यों स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा रहा था? बेरोजगारी बढ़ाने के लिए, रोजगार सृजन एवं क्षेत्रीय संतुलन के लिए, या आयात बढ़ाने के लिए, या केवल निर्यात बढ़ाने के लिए? बताइए। प्रश्न नंबर 14, भारत में लघु उद्योग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए। तो मुख्य उद्देश्य यही था कि रोजगार सृजन एवं क्षेत्रीय संतुलित विकास। ऑप्शन बी सही होगा। यानी लघु उद्योग को बढ़ावा देने से का उद्देश्य आर्थिक अधिक रोजगार उपलब्ध कराना, ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना तथा आय एवं संपत्ति का असमानता को कम करना। प्रश्न नंबर 15 है, भारत में 1969 में कितने प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 10, 12, 14, 20। प्रश्न नंबर 15 बताइए, भारत में 1969 में कितने प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यानी 19 जुलाई 1969 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसका उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाना तथा कृषि, लघु उद्योग एवं प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को अधिक ऋण उपलब्ध कराना। प्रश्न नंबर 16, भारत में द्वितीय चरण का बैंक राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1969 में, 1975 में, 1980 में, या 1991 में? जब भारत में द्वितीय चरण के बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो कब हुआ था? प्रश्न नंबर 16, तो वो हुआ था 1980 में हुआ था। यानी 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था प्रथम फेज में, और द्वितीय चरण में 1980 में 6 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विस्तार हुआ तथा बैंकिंग सेवाएं ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों तक पहुंची। प्रश्न नंबर 17, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस राज्य को मिला? बिहार को, पंजाब को, ओडिशा को, या असम को? बताइए किसको मिला था? हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस राज्य को मिला था? तो वो था पंजाब राज्य। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन बी। यानी हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ कहाँ मिला था? पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और राजस्थान के गंगानगर जिला में। इन क्षेत्रों में सिंचाई, उन्नत बीज एवं उर्वरकों का व्यापक उपयोग हुआ था, जिसमें गेहूं उत्पादन उल्लेखनीय वृद्धि हुई। प्रश्न नंबर 18 है, भारत में ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? गेहूं से है, दूध उत्पादन से है, या मत्स्य उत्पादन से है, या गन्ना उत्पादन से? बताइए।
भारत में ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है बताइए। तो ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और जिसे ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति से संबंधित है और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। ऑप्शन बी सही होगा। यानी ऑपरेशन फ्लड भारत में दूध उत्पादन बढ़ाने का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम था। इसकी शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा की गई थी। इस कार्यक्रम ने भारत को विश्व में प्रमुख दूध उत्पादन देशों में शामिल किया था। प्रश्न नंबर 19 है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, डॉक्टर पीसी महालनोबिस को और ऑप्शन डी है डॉक्टर सी सुब्रमण्यम। किसे श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है बताइए। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20, भारत में कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या था? कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम औद्योगिक विकास करना, ऑप्शन सी है सिंचाई जल का प्रभावी उपयोग, विदेशी व्यापार को बढ़ावाना, बैंकिंग सेवाओं का विस्तार। बताइए प्रश्न नंबर 20 का उत्तर कौन सा सही होगा? कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या था? कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था सिंचाई जल का प्रभावी उपयोग। ऑप्शन बी सही होगा। यानी कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्देश्य सिंचाई परियोजना में उपलब्ध जल का अधिकतम एवं कुशलतम उपयोग करना, इसके माध्यम से कृषि उत्पादन बढ़ाने, जल प्रबंधन सुधारने तथा किसानों की आय में वृद्धि करने का प्रयास किया गया था। प्रश्न नंबर 21 है, भारत में लघु उद्योगों को संरक्षण देने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारत में लघु उद्योगों को संरक्षण देने का प्रमुख उद्देश्य क्या था बताइए। ऑप्शन यहाँ पे क्यों दिया गया था? विदेशी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार सृजन एवं क्षेत्रीय संतुलित विकास के लिए, आयात बढ़ाने के लिए, बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। बताइए भारत में लघु उद्योगों को संरक्षण देने का प्रमुख उद्देश्य क्या था बताइए। तो यही था कि रोजगार सृजन एवं क्षेत्रीय संतुलित विकास। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 22 है, भारत में आयात प्रतिस्थापन नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में आयात प्रतिस्थापन नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? आयात बढ़ाना, विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करना, निर्यात कम करना, विदेशी निवेश समाप्त करना। बताइए प्रश्न नंबर 22 तो क्या था? विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करना था आयात प्रतिस्थापन नीति का मुख्य उद्देश्य। ऑप्शन बी सही होगा। आयात प्रतिस्थापन नीति का उद्देश्य देश में ही वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाकर विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करना तथा घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना। यह नीति 1950 से 90 की औद्योगिक रणनीति का महत्वपूर्ण भाग है। प्रश्न नंबर 23, MRTP एक्ट का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज एक्ट और मिनिमम रिटेल ट्रेड पॉलिसी, मार्केट रेगुलर एंड ट्रेड प्रमोशन एक्ट और मोनोपोली रिफॉर्म ट्रेड प्रोग्राम। बताइए MRTP एक्ट का पूरा नाम क्या है? तो MRTP का पूरा नाम मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज एक्ट। ऑप्शन ए सही होगा। यानी मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज एक्ट, यह एक्ट 1969 का उद्देश्य था। मतलब MRTP एक्ट 1969 का उद्देश्य था आर्थिक शक्ति की अत्यधिक केंद्रीकरण को रोकना, एकाधिकार पर नियंत्रण रखना तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा 2002 में इसकी जगह कंपटीशन एक्ट लागू करना किया गया था। प्रश्न नंबर 24, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल को मिला था? बताइए गेहूं को, ज्वार को, बाजरा को, दालें को। तो भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल को हुआ था? बताइए प्रश्न नंबर 24 किसको हुआ था? गेहूं को हुआ था। ऑप्शन ए होगा। प्रश्न नंबर 25, भारत में भूमि सुधार का प्रमुख उद्देश्य क्या था? लैंड रिफॉर्म का प्रमुख उद्देश्य क्या था? किसानों को शोषण बढ़ाना, कृषि का उत्पादन कम करना, कृषि में सामाजिक न्यायिक उत्पादकता बढ़ाना, बड़े किसानों को लाभ पहुंचाना। बताइए
लैंड रिफॉर्म का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारत में भूमि सुधार। तो इसमें यही था कि भारत कृषि में सामाजिक न्याय एवं उत्पादकता बढ़ाना। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 26, भारत में लघु उद्योगों के लिए कुछ उत्पाद आरक्षित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, लघु उद्योगों को रक्षा एवं रोजगार बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी है आयात बढ़ाने के लिए, विदेशी कंपनियों को प्रोत्साहित करना। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा? भारत में लघु उद्योगों के लिए कुछ उत्पाद आरक्षित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए। प्रश्न नंबर 26, तो थी इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि छोटे उद्योगों की रक्षा एवं रोजगार को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी सही होगा। यानी सरकार ने अनेक उत्पादों का उत्पादन केवल लघु उद्योगों के लिए आरक्षित किया ताकि वे बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा में पीछे न रहें, अधिक रोजगार उत्पन्न हो तथा क्षेत्रीय संतुलित विकास को बढ़ावा मिले। प्रश्न नंबर 27 है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? केवल लाभ कमाना या आधारभूत एवं भारी उद्योगों का विकास, विदेशी व्यापार को बढ़ाना, निजी क्षेत्र को समाप्त करना। प्रश्न नंबर 27 का उत्तर कौन सा सही होगा? भारत में सार्वजनिक क्षेत्र को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है ना कि आधारभूत एवं भारी उद्योगों का विकास। ऑप्शन बी सही होगा। 27 का बी। यानी स्वतंत्रता के बाद सार्वजनिक क्षेत्र को इस्पात, ऊर्जा, मशीन निर्माण, कोयला, भारी उद्योगों जैसे आधारभूत उद्योगों के विकास की जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि इन क्षेत्रों में निजी निवेश सीमित था। प्रश्न नंबर 28, भारत में 1950 से 90 की औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषता क्या थी? बताइए। पूर्ण पूंजीकरण, सरकारी नियंत्रण, लाइसेंस व्यवस्था, मुक्त व्यापार। ऑप्शन डी है विदेशी कंपनियों का पूर्ण नियंत्रण। भारत में 1950 से 90 की औद्योगिक नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो यही था कि सरकारी नियंत्रण और लाइसेंस व्यवस्था। ऑप्शन बी सही है। यानी 1950 से 90 के दौरान भारत में औद्योगिक नीति में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उद्योग स्थापित करने, उत्पादन बढ़ाने और विस्तार के लिए लाइसेंस आवश्यक थी। इसी व्यवस्था को लाइसेंस राज कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति की सफलता का प्रमुख कारण क्या था? केवल वर्षा पर। भारत में हरित क्रांति की सफलता का प्रमुख कारण क्या था? बताइए। केवल वर्षा पर निर्भरता। ऑप्शन बी है उच्च उपज वाले बीज, सिंचाई और उर्वरकों का उपयोग। ऑप्शन सी है कृषि भूमि में कमी। ऑप्शन डी है कृषि पर कर में वृद्धि। प्रश्न नंबर 29, तो भारत में हरित क्रांति की सफलता का प्रमुख कारण यही था कि उच्च उपज वाले बीज, सिंचाई एवं उर्वरकों का उपयोग। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 30 और आज का रहा ये लास्ट प्रश्न, 1950 से 90 के दौरान भारत की आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? केवल निर्यात बढ़ाना, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास, केवल विदेशी निवेश को बढ़ाना। ऑप्शन डी है कृषि क्षेत्र को समाप्त करना। प्रश्न नंबर 30, तो इसका मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भर एवं सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास। दोस्तों, इस तरह हमारा 30 प्रश्नों के माध्यम से चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ। और ये जो सीरीज चलाई जा रही है बीपीएससी टीआरई 4, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी, केबीएस, एनबीएस जैसे जहाँ भी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के रूप में पूछा जाता है उसके लिए यह महत्वपूर्ण सीरीज है। आप लोग जुड़िए और अपने तैयारी को बेहतर करिए, क्योंकि वर्तमान में एनसीईआरटी को महत्व इसलिए दिया जा रहा है कि जो भी संस्थाएं हैं एनसीईआरटी को ही आधार मान करके प्रश्न तैयार कर रही हैं और उत्तर भी एनसीईआरटी के अनुसार ही दे रही हैं। तो आप लोग शिद्दत से जुड़िए और अपने तैयारी को बेहतर करिए। और दोस्तों, अब अगला अध्याय होगा चैप्टर 3, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को पढ़ेंगे। ओके, और पूरा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, ये बता दूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा और लाइक तो जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कोई कमी होगी तो जरूर एक बार बता दीजिएगा, ताकि मैं उसे सुधार करके और अच्छा से अच्छा कंटेंट लाऊं। थैंक यू।